जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 8 से 13 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मांग के नियम का अपवाद बताइए। मांग के नियम का अपवाद है गिफिन वस्तु। गिफिन यानी घटिया किस्म की वस्तु। मान लीजिए कि जो है घी की तुलना में डालडा जो है वो क्या है, घटिया किस्म की वस्तु है। यदि आपकी आय में वृद्धि हो तो आप डालडा को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे और घी को ज़्यादा खरीदेंगे। यानी आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होना चाहिए थी। या आप ये देख लें कि यदि डालडा की कीमत जो है वो कम हो जाए तो अब कम कीमत पे आपको डालडा मिल रहा है तो बाकी बचे हुए पैसों से आप घी खरीद सकते हैं। तो डालडा की कीमत कम होने पर आपने कम डालडा खरीदा और बचे हुए पैसे से घी खरीदा। यानी डालडा की कीमत कम हुई और उसकी मांग भी क्या हो गई, कम हो गई। तो गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अज्ञानता का प्रभाव। मान लीजिए आप घर के अंदर बैठे हैं और कोई ठेले वाला कहता है 1 रुपये किलो टमाटर, तो आप क्या सोचेंगे कि सड़े टमाटर होंगे और आप लेने नहीं जाएंगे। यानी कीमत में कमी होने पर भी मांग में वृद्धि नहीं हुई। तो अज्ञानता के कारण मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है वस्तु की दुर्लभता। आप यदि किसी चीज़ को खरीदने जाएं और आपको ये पता चल जाए कि ये वस्तु भविष्य में नहीं मिलेगी और अभी भी इसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है, तो अभी कीमत बढ़ गई है तब भी आप उस वस्तु को अधिक ही खरीदेंगे क्योंकि भविष्य में वह वस्तु नहीं मिलेगी। रुचि और फैशन में परिवर्तन। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई कपड़ा है और वो फैशन से चला जाए, अब इसकी कीमत कम हो जाए तब भी इसकी मांग जो है वो कम ही होगी, इस पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग की लोच के प्रकार। मांग की यदि हम कीमत लोच लिखें तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी मान लीजिए कि वस्तु की कीमत आधी हो जाए तो उसके प्रत्युत्तर में जो मांग है वो डबल हो जाएगी या डबल से कम होगी या अधिक होगी। तो ये आपको कौन बताएगा, मांग की कीमत लोच की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसका फॉर्मूला है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की आय लोच। मांग की आय लोच आपको बताती है कि एक उपभोक्ता है, उसकी आय में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। यानी आपकी आय यदि डबल हो जाए तो क्या आपकी मांग भी डबल हो जाएगी या उससे कम होगी या अधिक होगी, यह आपको आय लोच बताएगी। आय में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे आय लोच बताती है। इसे हम क्या लिखते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। आनुपातिक या परिवर्तन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच हमें क्या बताती है कि जैसे मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो परिणाम स्वरूप कॉफ़ी की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या हुआ, आड़ी लोच। आड़ी लोच हमें ये बताती कि एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर यहाँ मांग की आड़ी लोच एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन है जो वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण हुआ। यानी एक वस्तु की एक्स वस्तु वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण एक्स वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, यह हमें मांग की आड़ी लोच बताएगी। तो मांग की आड़ी लोच क्या बताती कि एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा। मांग की लोच के निर्धारक घटक। तो ये भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। यदि पॉइंट है उसके कारण आप, लोच का मतलब क्या होता है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बेलोच का मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी। तो आपको पॉइंट से ये बताना है कि मांग घट सकती है या बढ़ सकती है और बेलोच मांग लोचदार होगी या मांग बेलोचदार होगी, ये आपको ट्रिक से याद करना है। धन का वितरण समान, यानी सब लोगों के पास बराबर पैसे हैं
जब सबके पास बराबर पैसे हैं तो सभी लोग क्या करेंगे, मांग करेंगे, और सभी लोग मांग करेंगे तो मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो धन का वितरण समान होने पर मांग की लोच क्या होती है, अधिक होती है, और धन का वितरण असमान होने पर मांग की लोच कम होती है। नेक्स्ट है कि समय का प्रभाव, यदि कम समय है तो कम समय में एक दुकानदार किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो गोदाम से माल केवल बाहर ला सकता है, उससे ज़्यादा तो पूर्ति कर नहीं सकता। और एक कम समय में एक उपभोक्ता मांग को एक सीमित मात्रा में ही बढ़ा सकता है। तो कम समय होने पर मांग लोचदार होती है और अधिक समय होने पर मांग अधिक लोचदार होती। कम समय में कम लोचदार और अधिक समय में अधिक लोचदार होती है। थर्ड है उपभोक्ता की आदत। यदि आपको किसी वस्तु की आदत लग जाए तो फिर चाहे कीमत ज़्यादा हो या कम हो आप उसे खरीदेंगे, तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी, बेलोचदार। वस्तु का गुण यदि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है, जैसे रोटी है, दवाइयाँ हैं, तो ये तो चाहे कीमत ज़्यादा हो या कम हो आप ज़रूर खरीदते हैं, तो इनकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार। लेकिन आरामदायक वस्तुएं यदि सस्ती हों तो आप ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए इसकी मांग कैसी होती है, लोचदार। फिर है मांग की कीमत लोच का वर्णन करें, रेखा चित्र की सहायता से इन्हें समझाएं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। उपयोगिता की विशेषताएं बताइए। पहला, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होती है, यानी उपयोगिता आपके मन में होती है। इसको आप उपयोगिता को महसूस कर सकते हैं मन से, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर है व्यक्तिगत। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, मतलब मान लीजिए कि एक गुलाबी शर्ट है, तो ये गुलाबी शर्ट एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है और दूसरे व्यक्ति को गुलाबी कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता कैसी होती है, अलग अलग होती है, इसलिए उपयोगिता कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है। अगला है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपने 3 दिन से पानी नहीं पिया है तो आपके लिए 1 गिलास पानी की बहुत अधिक उपयोगिता है, और आपने यदि अभी अभी 4 गिलास पानी पिया है तो आपके लिए पानी की उपयोगिता कुछ नहीं है। तो उपयोगिता जो है वो आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती। तो आपको एग्जाम्पल वर्णन में लिखना है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। जैसे शराब है, तो शराबी के लिए शराब जो है वो उपयोगी है, लेकिन उपयोगी होने के कारण क्या शराब पीना नैतिक हो जाता है, नहीं। शराब पीना नैतिक दृष्टि से अधिक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शराब से शराबी को उपयोगिता मिलती है। फिर है सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में परस्पर संबंध बताइए। तो देखिए, आपको पता है कि आप रोटी जैसे जैसे खाते हैं तो पहली रोटी से ज़्यादा, दूसरी से कम, तीसरी से कम, ऐसे उपयोगिता घटती जाती है। तो ये सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, घट गई। 3 रोटी के बाद भी आप 3 ही रोटी खाते हैं तो चौथी रोटी से आपको 0 उपयोगिता मिलेगी, और इसके बाद भी आप रोटी खाते हैं तो आपकी उपयोगिता घटती जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। अब यदि हम सीमांत उपयोगिता का टोटल करते हैं तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, पहले तो बढ़ेगी, और इसके बाद जब आपकी सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, और इसके बाद कुल उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। औसत उपयोगिता जो होती है वो हमेशा ही घटती है। तो अब हम इसे याद करते हैं। प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता दोनों गिरना आरंभ करती हैं और कुल उपयोगिता बढ़ती है। प्रारंभ में ये दोनों जो है वो घट रही हैं और कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। द्वितीय अवस्था में सीमांत और औसत उपयोगिता दोनों गिरती हैं और धनात्मक, ये अभी भी गिर रही हैं, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, इसमें ये दोनों बढ़ रही हैं, और ये क्या हो रही, ये दोनों जो हैं वो घट रही हैं और कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ रही है। द्वितीय अवस्था में ये दोनों क्या हैं, घट रही हैं लेकिन धनात्मक है, और कुल उपयोगिता द्वितीय अवस्था में बढ़कर क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता कैसी होती है, अधिकतम। तृतीय अवस्था में सीमांत उपयोगिता क्या है, घटने ऋणात्मक हो जाती है,
तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लगती है, और औसत उपयोगिता अभी भी घट रही है। तो फर्स्ट स्टेज में ये दोनों घटती हैं और ये बढ़ती है, सेकंड स्टेज में ये दोनों घटती हैं और धनात्मक है, और ये बढ़कर अधिकतम हो जाती है और ये शून्य हो जाती है। तृतीय अवस्था में कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, औसत उपयोगिता घटती है और कुल उपयोगिता भी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत मांग लोच के निर्धारक या मांग की कीमत लोच के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो धन का वितरण, तो धन का वितरण यदि समान होता है तो मांग की लोच मांग लोचदार होती है, और धन का वितरण असमान होता है तो मांग कम लोचदार होती है। समय का प्रभाव, समय यदि कम होता है तो मांग कम लोचदार होती है, समय अधिक होता है तो मांग अधिक लोचदार होती है। ये आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू।